नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने की मुहिम के तहत मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रजातियों के 1500 फलदार पौधे वितरित किए। इस दौरान उद्यान विभाग ने लोगों को उन्नत किस्म के बीज, खाद और बागवानी से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराई। कि हमारे पर 10 लाख फलदार पौधे वितरित करेंगे। तो उसी के तहत आज यहाँ पर 1500 नींबू के पौधे और गाजर, मूली, शलगम, टमाटर के पौध बीज हमने यहाँ पर बांटे। इससे पहले मैं बुरासखंडा में किसानों को मटर के बीज बांट कर आया हूँ ताकि किसान अपनी उपज को बढ़ा सकें, ताकि लोग अपने घर में ही शुद्ध सब्जियाँ उगा सकें और निश्चित ही इसका लाभ हमारे शहरवासी लेंगे। कि मैं कोशिश है कि बाकी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ ले जा सकूँ। आज धीरे लोग कृषि की ओर आ रहे हैं और जो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है उसको रोकने में भी हमारी कृषि सहायक हो रही है। तो ध्यान लगा रहे हैं, लोग मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, कीवी की खेती कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इसके लिए हमको उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य 10 अगस्त को हरिद्वार से ऋषिकेश तक विशेष कांवड़ यात्रा निकालेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्प को जन आंदोलन का रूप देना है। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा आर्य ने कहा कि यात्रा हर की पौड़ी से शुरू होकर वीरभद्र मंदिर ऋषिकेश तक लगभग 22 किलोमीटर पैदल निकाली जाएगी, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर भारत को खेल महाशक्ति बनाने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिलने की कामना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में संत समाज, खिलाड़ी, युवा, खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में आमजन शामिल होंगे। देखिए, हमारी बेटियां, मैं समझती हूँ कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, तब से बेटियों पे और अत्यधिक केंद्रित होते हुए जो है जनमानस में जागरूकता भी आई। बेटियों की क्षमता पे संदेह करना छोड़ा गया, बेटियों की क्षमता पे भरोसा पैदा हुआ, बेटियों की क्षमताओं को प्रोत्साहित किया गया, बढ़ावा दिया गया और आज उसी का परिणाम है कि बेटियां खेल के क्षेत्र में भी बेहतरीन कर रही हैं। बेटियां जो है सिंदूर जैसा ऑपरेशन भी पूर्ण कर रही हैं। बेटियां जो हैं आज राष्ट्रमंडल खेलों में भी जो है अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो मेरा यह मानना है कि जब हम बेटियों की क्षमताओं को जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो वाकई यही परिणाम होता है कि हम सब का सर जो है वो बहुत ऊंचा खड़ा हो जाता है, हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं और निश्चित रूप से वो बेटी उन्नति जो है आज न जाने कितनी बेटियों के लिए आदर्श बनी होंगी, आज उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कितनी बेटियां प्रेरित होंगी और समाज में भी एक सोच का परिवर्तन आता है कि वाकई हमें अपनी बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि जो है वो अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सके और आत्मनिर्भर हो सके और अपने स्वैच्छिक निर्णय या स्वयं से निर्णय लेने में सक्षम हो सके। मसूरी के लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में प्रशासन की ओर से सरकारी भूमि पर बने कथित अवैध धार्मिक ढांचे को हटाने की कार्रवाई के बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। प्रशासन का कहना है कि निर्माण सरकारी और नगरपालिका की भूमि पर बिना अनुमति के लिए किया गया था, इसलिए नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया। वहीं स्थानीय मुस्लिम समुदाय का दावा है कि स्थल करीब 200 वर्ष पुरानी कब्रगाह से जुड़ा अंतिम नमाज का स्थान था। वहीं मामले को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अदाब शम्स ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह के मामलों में पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। देखिए, मसूरी के अंदर अभी एक मामला आया है कि मज़ार एक शहीद किया गया है और वहाँ उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बात कही है। वो वक्फ बोर्ड में नहीं आता है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ विषय है, मुझे लगता है कि अधिकारियों को थोड़ा सा देखभाल करके लाइन अप करनी चाहिए। अगर कब्रिस्तान के अंदर मज़ार नहीं होगा, कब्रिस्तान के अंदर चीज़ें नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? वो कब्रिस्तान में भी अगर सवाल खड़े होंगे तो अपने आप में सवाल है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें और मुझे लगता है कि चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मेरे मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल सही है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं।
लेकिन अगर सही को भी छेड़ने की लोग प्रयास करेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे। अधिकारियों को ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में, अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए कि जिससे कल को सवाल खड़े हों। और मैं ये मानता हूँ कि सरकार बहुत पारदर्शिता से, बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर होंगी। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसके ऊपर चिंता है, दोबारा आगे गलती ना हो, उसके लिए हमने भी अधिकारियों से बात की है, और बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से भी आई हैं कि हाँ, आगे के लिए इन चीज़ों से बचा जाए। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के कई क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। इस दौरान कुल 45 शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। देखिए, अभी तक 45 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें जल जीवन मिशन में पानी न आने से संबंधित हैं, कुछ शिकायतें पीएमजीएसवाई रोड की हैं और कुछ शिकायतें प्रधानमंत्री आवास योजना के में नाम न आने के संबंध में है। संबंधित विभागों को कहा गया कि आज ही अपने ग्राउंड ऑफिसर्स को भेजते हुए इन सब की जाँच कराएँ और अगले हफ्ते होने वाले समाधान दिवस से पूर्व इन सब की ATR प्रस्तुत करें। चमोली के गौचर में कांग्रेस की ओर से अग्निपथ अग्निवीर योजना के खिलाफ जनजागरण यात्रा के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया। प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अग्निवीर योजना को उत्तराखंड के युवाओं और सेना के लिए नुकसानदायक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में फंसे 2 कांवड़ियों के लिए SDRF जीवन रक्षक बन गई। गंगा स्नान के दौरान अमन और अरुण अचानक तेज धारा की चपेट में आकर डूबने लगे। घाट पर तैनात SDRF टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों को कांगड़ा घाट से सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मैं गंगा जी में नहाते में डूब रहा था, इन भैया ने हमें बचाया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरा नाम है जौनसार बाबर की लाइफलाइन माने जाने वाले कालसी चक्राता मोटा मार्ग पर भूस्खलन के चलते कई घंटों तक यातायात ठप रहा। जजरेड के डेंजर जोन के पास लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर गिरते रहे, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोक निर्माण विभाग की टीम JCB मशीनों के साथ मौके पर तैनात रही और मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। हालांकि बारिश और पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के चलते मार्ग बाधित हो रहा है, जिससे आवागमन सामान्य होने में दिक्कतें आ रही है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाजपुर में विषय बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। सालों से नई विषय की मांग पूरी न होने से नाराज छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने सरकार और उच्च शिक्षा विभाग पर उनकी मांगों की लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। खास बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ABVP से जुड़े छात्र भी सरकार की नीतियों के विरोध में भूख हड़ताल पर शामिल दिखाई दिए। छात्रों का कहना है कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कई सालों से नए विषय शुरू करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि विषयों की कमी के कारण क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और शैक्षणिक दोनों तरह की परेशानियां सामने आती है। आंदोलन के दौरान छात्रों ने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर भी सवाल उठाए और कहा कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं किया गया। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर डोईवाला क्षेत्र के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक
दुग्धाभिषेक और बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और भांग अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी जरूरी व्यवस्थाएं की गई थी। शिव शक्ति भवन मंदिर के सेवादार प्रतीक अरोड़ा ने कहा कि सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद विषय होता है। मैं सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर की ओर से सभी भक्तजनों को सावन पवित्र मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज सुबह से ही सावन मास में पहला सोमवार है और बहुत भीड़ लगी है, भक्तों का आना जाना लगा। सावन मास में अधिक और भोलेनाथ की पूजा और बढ़ चढ़ के लोग करते हैं। जो नहीं करने वाला व्यक्ति होता है वो भी मंदिर में पहुँचता है, दूध, दही, गंगा जल, शहद से अभिषेक करता है। कहते हैं पंचामृत से अभिषेक करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आम तौर पे 100 गुना की प्राप्ति होती है तो इस टाइम 1000 गुना की प्राप्ति होती है अगर आप इन पंच तत्व से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। और दूर दूर से लोग कांवड़ लेने आते हैं, कांवड़ लेके जाते हैं और अपने शक्तिपीठ लोगों की देखो मुराद पूरी होती है। मंदिर आते हैं लोग, अपनी मन्नत मांगते हैं, लोग मुराद और शक्तिपीठ इसलिए भी जाते हैं क्योंकि डोईवाला का सबसे पुराना मंदिर है सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर। 75 साल से ऊपर हो गए हैं बने हुए। और अभी हमने अपना स्वर्ण जयंती समारोह भी बनाया था, पीछे माता रानी की चौकी कराई थी हमने, पीछे हॉल का रेनोवेशन करा है। अब हमारे सिद्धपीठ शक्ति भवन मंदिर में जैसा आप देख रहे हैं अगले साल आपको बहुत अत्यधिक सुंदर दिखेगा। अब इसका भी रेनोवेशन स्टार्ट होने वाला है। हमारी दानदाताओं से आपके द्वारा अपील है कि खूब दान करें ताकि मंदिर का रेनोवेशन जल्दी शुरू हो सके और बहुत ही भव्यता मंदिर अच्छा लगेगा। आप जब आओगे तो मंदिर में खड़े होते भगवान को देखते रह जाओगे और आप भगवान के प्रति आत्मविभोर हो जाओगे। हरिद्वार नगर निगम ने स्वच्छ और हरित कांवड़ यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की है। पूरे कांवड़ मार्ग पर 4 ग्रीन चौकी स्थापित की गई है, जहां श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक लेकर उसकी जगह मुफ्त में कंपोस्टेबल ग्रीन बैग दिए जा रहे हैं। उप नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार दीपक गोस्वामी ने कहा कि नगर आयुक्त IAS नंदन कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान कांवड़ मेला को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि पुल, जटवाड़ा, कांवड़ पटरी, प्रेमनगर, ऋषिकुल और CRC चौक पर संचालित इन ग्रीन चौकियों पर तैनात वॉलंटियर श्रद्धालुओं को प्लास्टिक के पर्यावरण, गंगा और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। निगम हरिद्वार के द्वारा इस वर्ष कांवड़ मेला 2026 में कई तरह की पहल की गई है। इसमें नगर निगम के द्वारा क्लीन कांवड़, ग्रीन कांवड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जो पहलें हुई हैं उसमें एक ग्रीन चौकी की पहल है। नगर निगम के द्वारा कांवड़ के मार्ग पर लगभग 4 स्थानों पर ग्रीन चौकियां बनाई गई है, जिसमें पुल जटवाड़ा पर, ऋषिकुल पर, कांवड़ पटरी पर और रोडी बेलवाला में ग्रीन चौकी बनी हुई है। इन ग्रीन चौकियों के माध्यम से नगर निगम के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करने वाले कार्य किए जा रहे हैं। और इसमें एक अतिरिक्त कार्य जो किया जा रहा है वो है ग्रीन बैग वितरित करना। नगर निगम के द्वारा कांवड़ श्रद्धालु जो भी पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं उनके बैग्स को एक्सचेंज किया जा रहा है ग्रीन बैग्स। हरिद्वार में कांवड़ मेला धीरे धीरे अपने चरम की ओर पहुंच रहा है। मेले की व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए शासन स्तर के अधिकारी लगातार मेले पर नजर रखे हुए हैं। इसी के चलते STF IG ने पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी और बैरागी कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नया यातायात प्लान किस तरह से धरातल पर चल रहा है उसका अवलोकन भी किया जा रहा है। IG STF ने कांवड़ियों से वार्ता कर उनसे व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। कांवड़ का फोर्स जो पूरा यहाँ तैनात है हरिद्वार कांवड़ के लिए, और जो ड्यूटियाँ लगी हुई है ये सारी हमारी सुपर जोन और जो सेक्टर की ड्यूटियाँ है। तो 18 जिसमें सुपर जोन बने हैं, 40 जो है जोन बने हैं और 141 जो है वो सेक्टर्स बने हैं। तो सारे एक बार सभी सेक्टर जोन, सुपर जोन का निरीक्षण किया जा रहा है और जो मौके पे जो कांवड़ के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है तो ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पूरी जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की टीम है वो सारी टोटल व्यवस्थाएं देख रही है।
उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत विकासनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ग्राम कुंजा ग्रांट में कार्रवाई करते हुए 21 साल की महिला को गिरफ्तार किया। उसके घर की तलाशी के दौरान करीब 37 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। नशा तोलने में इस्तेमाल होने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो घर पर ही स्मैक की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर नशा तस्करी का काम करती थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। जौनसार, बावर, रवाई जौनपुर और बिनहार क्षेत्र की वॉलीबॉल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलने जा रहा है। विकासनगर में आगामी 9, 10 और 11 अक्टूबर को JBB वॉलीबॉल लीग 2026 का आयोजन होगा, जिसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन समिति ने नियमावली के साथ खिलाड़ियों और टीम मालिकों को मिलने वाली सुविधाओं की भी घोषणा कर दी। खिलाड़ियों के लिए 2 समय के भोजन, जर्सी और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। आयोजन समिति का कहना है कि JBB वॉलीबॉल लीग क्षेत्र की उभरती प्रतिभाओं को अपनी क्षमता दिखाने और बड़े मंच तक पहुंचने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। चंपावत के प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन, वन विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य विभागों के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस अभियान में करीब 100 लोगों ने प्रतिभाग किया। अभियान के दौरान 1 से 1.5 टन तक प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्रित कर उसका निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। वहीं मंदिर के महंत स्वामी धर्माजनपुरी महाराज ने श्रद्धालुओं से परिसर को स्वच्छ रखने और प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। जी के द्वारा हम ये लगातार दिशा निर्देश और आदेश आते रहते हैं कि जो हमारे मुख्य पर्यटन स्थल हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पे निरंतर हमारे सम्मानित नागरिकों का आवागमन होता रहता है, उनको स्वच्छ रखा जाए। और इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी वर्तमान में जो है कई सारे आदेशों के माध्यम से शहर में स्वच्छता, प्लास्टिक वेस्ट उन्मूलन और इस तरह कई सारे जनोपयोगी कार्यों के दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त के क्रम में आज यहाँ मानेश्वर में हम लोगों ने पहले भी कई स्थानों पे कार्य किए हैं। डालसा और हमारे जिला प्रशासन, नगर पालिका सभी के माध्यम से आज एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे इस मठ के महान जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं और बहुत पूजनीय हमारे संत हैं, उनका भी सानिध्य और सहयोग मिला है। उनके द्वारा भी इसमें एक लीडरशिप भूमिका इसमें प्रदान की गई और आप ही के निर्देश थे कि यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कठिनाई और कष्ट हो रहा है, तो इसमें स्वच्छता का आज एक बृहद अभियान चलाया गया। 100 से ज़्यादा लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है और स्वच्छता अभियान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्य भी जो है इस मंदिर में आप देख रहे होंगे प्रांगण में चल रहा है। तो एक जन सहभागिता के माध्यम से और जनता को समर्पित ये कार्यक्रम है और हम लोग इसमें यही जागरूकता कर रहे हैं कि ना सिर्फ हम अपने कूड़े को फैलने से रोकें बल्कि उसका सही रूप से निष्पादन करें। विगत कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी के निर्देश पर संपूर्ण समाज को एक स्वच्छता का मूल मंत्र दिया उन्होंने। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मानेश्वर महादेव मंदिर में चंपावत के जिलाधिकारी महोदय जी के नेतृत्व में एवं ADM साहब के नेतृत्व में विभिन्न संगठन, जिला प्रशासन एवं सभी जितने भी यहाँ के कार्यदायी संस्थाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं, वो स्वच्छता अभियान में सहभागी हुए। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो
पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समाप्त समूल नष्ट करे। पॉलीथीन आदि का उपयोग ना करे, पत्ते का उपयोग करे। पत्ते के उपयोग से हमारे कुछ बंधुओं को रोजगार भी मिलता है और स्वच्छता में भी लाभ मिलता है। विगत कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी जी के निर्देश पर संपूर्ण समाज को एक स्वच्छता का मूल मंत्र दिया उन्होंने। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मानेश्वर महादेव मंदिर में चंपावत के जिलाधिकारी महोदय जी के नेतृत्व में एवं एडीएम साहब के नेतृत्व में विभिन्न संगठन, जिला प्रशासन एवं सभी जितने भी यहाँ के कार्यदायी संस्थाएं हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं वो स्वच्छता अभियान में सहभागी हुए। स्वच्छता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती, ये अंतर मन से जब प्रेरणा आती है तब होता है। हमारा परिवार हो, स्थान हो, ये देव स्थान हो, पर्यटक स्थल हो, कहीं भी हो, हम सब ये प्रयास करें कि हम एक तो पर्यावरण के खिलाफ विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनका वहां से समाप्त समूल नष्ट करे। पॉलीथीन आदि का उपयोग ना करे, पत्ते का उपयोग करे। पत्ते के उपयोग से हमारे कुछ बंधुओं को रोजगार भी मिलता है और स्वच्छता में भी लाभ मिलता है। विगत कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मिशन टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित 100 दिवसीय विशेष टीबी अभियान की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जन सहभागिता को बढ़ावा देते हुए टीबी की समय पर पहचान और जिले में अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाना रहा। इस दौरान जिले में चल रहे टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट। आज हम थोड़ा टीबी के बारे में बात करेंगे। टीबी की एक संक्रामक बीमारी है जो कि मेनली जो है वो फेफड़ों के ऊपर इफेक्ट डालती है, लेकिन वो शरीर में किसी भी अंग में हो सकती है। ये सरकार द्वारा निःशुल्क और जांच होती है इसके हॉस्पिटल में, और निःशुल्क दवाई भी टीबी की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये ज़्यादातर जो टीबी का जो पेशेंट होता है उसके खांसने से और फैलती है, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि टीबी के पेशेंट के पास हमें मास्क पहन के जाना चाहिए। उसके अलावा इसके लक्षण जैसे कि शाम को फीवर आना, या फिर वेट लॉस होना, या फिर इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ वजन कम होना, और हमेशा शाम को बुखार आना, इस तरीके के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी प्रॉपर तरीके से यदि दवाई ली जाएगी तो टीबी को समाप्त भी किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह से टीबी का पूरा ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि 6 महीने के लिए होता है, और उनको 1 महीने में 2 महीने में वो ठीक होने लगते हैं, और ठीक होने की वजह से फिर वो उसका ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं। आज 3 अगस्त को कलेक्ट्रेट में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वास्थ्य विभाग की और टीबी की पूरी टीम द्वारा ये टीबी मुक्त भारत की समीक्षा बैठक की गई है। इसमें काफ़ी पॉइंट निकल के आए हैं जो हम लोग कर रहे हैं और आगे करना है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि टीबी एक संक्रमण बीमारी है, जिसको अगर शुरू में ही पता कर लिया जाए तो इलाज कर दिया जाए, अगर वो 2 हफ्ते भी दवाई शुरू कर लेगा, खा लेगा, तो इन्फेक्शन से दूर हो जाएगा और लोगों से बचाएगा। तो हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सभी 14 साल से ऊपर के जितने बड़े पॉपुलेशन है हम उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद जो पॉजिटिव केस आ जा रहे हैं उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे रहे हैं। साथ ही साथ उनके परिवार के लोग, आसपास के इनके रिलेटिव लोग, इनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी है, अभी हमको और आगे काम करना है। तो मेरा सभी को संदेश ये है कि इस बीमारी को छुपाएं नहीं, इस बीमारी का 100% ट्रीटमेंट है। इसमें लंग्स, फेफड़ों की बीमारी भी है, इसके फेफड़ों के अलावा हड्डी वगैरह इन सब की बीमारी है, यानी नाखून और बाल छोड़ दिया जाए तो टीबी के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। तो मेरा निवेदन है, अगर घर में कोई इस तरह बीमार है तो उसकी जांच जरूर कराएं। हमारी टीम गांव-गांव जा रही है, शिविर लगा रहे हैं और इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।